नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन ने अपनी क्लास शुरू कर रखी है राजस्थान की कक्षा 9 की जो आरबीएससी के द्वारा लागू की गई जो ओल्ड बुक थी उसका विस्तार से अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज के साथ में जुड़े, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो क्यों नहीं हम इसको विस्तार से पढ़ लें। यानी राजस्थान स्टडी आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ने जो मुख्य रूप से पहले सिलेबस में लागू कर रखी थी उस बुक की अपन चर्चा करें। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है उस पर अपन विचार कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 अपन देखे हैं, पार्ट फर्स्ट पहले मैंने डाल दिया है। तो सभी साथी यहां से जो भी प्रश्न आते हैं, बहुत सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, तो इजीली सोल्व कर पाए, इसलिए मैंने ये शानदार क्लास आप तक बनाने का प्रयास किया है। शुरू करते हैं अपनी क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ में कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। जो रखते हैं हौसला ऊंचाइयों को छूने का, जो रखते हैं हौसला ऊंचाइयों को छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती गिर जाने की, उन्हें परवाह नहीं होती गिर जाने की। तो जिनकी मंजिल, जिनका उद्देश्य, जिनका लक्ष्य, जिनका टारगेट फिक्स है, तो उनको किसी चीज की परवाह नहीं होती और अपने मंजिल तक पहुंच के रहते हैं। देखते हैं इसका पार्ट 2। और पार्ट 2 में अपन देखने वाले हैं मध्य पूर्व मध्यकालीन राजस्थान। यहां से इसका शुभारंभ करते हैं, पूर्व मध्यकालीन राजस्थान। तो पूर्व मध्यकालीन राजस्थान जो है उसके संदर्भ में अपन देखेंगे तो क्या है यह, कौन कौन से शासक वर्ग यहाँ हुए हैं राजस्थान के अंदर, किस प्रदेश में किनका अधिकार था, कब तक उन्होंने शासन किया, सबसे पराक्रमी शासक कौन हुआ है, आदि आदि पहलुओं पर चर्चा करते हैं। जो बुक में लिखा है उसका अध्ययन करें। एक उद्देश्य अपना है कि इसका अपने रिवीजन भी हो जाए और जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन पर चर्चा भी हो जाए। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना युद्ध प्रिय राजपूत जाति का उदय और राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना है। पता ही आपको, गुप्तों के पतन के बाद केंद्र शक्ति का अभाव उत्तरी भारत में एक प्रकार से अर्थव्यवस्था का अव्यवस्था का कारण बन गया था। जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य का पतन होता है तो उसके बाद में उत्तर भारत में मुख्य रूप से जिसका केंद्र दिल्ली था, वहां केंद्रीय नेतृत्व का अभाव शुरू हो गया। राजस्थान की गणतंत्र जातियों ने उत्तर गुप्तों की कमजोरियों का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र पहले ही कर लिया। यह वह समय था जब भारत पर हूण आक्रमण हो रहे थे। हूण नेता मिहिर कुल ने अपने भयंकर आक्रमण से राजस्थान को बड़ी शक्ति पहुंचाई थी और बिखरी हुई गणतंत्रीय व्यवस्था को जर्जर कर दिया था। अब यहां जो आक्रमण हूणों का हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से मिहिर कुल ने आक्रमण किया था, तो उसने यहाँ की व्यवस्था है उसको छिन भिन कर दिया था। तो यहाँ पे लगभग यदि अपन देखें तो 6ठी शताब्दी की घटनाएं मुख्य रूप से है किसकी, हूणों की। और लगभग 515 के आसपास में मिहिर कुल ने 515 ईस्वी के आसपास मिहिर कुल ने राजस्थान के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण में मुख्य रूप से मारवाड़ और मेवाड़ का इलाका जो है उस पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ व मेवाड़, इन दो प्रदेशों पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। परंतु मालवा में यशोवर्मन ने हूणों को लगभग 532 के आसपास में परास्त कर दिया था। एक युद्ध हुआ था मुख्य रूप से जिसने मालवा शासक यशोवर्मन ने हूणों को परास्त किया, जिसका नाम है सौंधनी का युद्ध। ये जो पराजय होती है हूणों की, ये कहां होती है, तो वह है सौंधनी का युद्ध, नाम से ये जो प्रसिद्ध है। और लगभग ये 528 के आसपास में युद्ध हुआ था और इसमें मिहिर कुल जो है वो निर्णायक रूप से हार गया था और यशोधर्मन जो था ये जीत गया था। तो ये मध्य प्रदेश से वर्तमान मंदसौर के आसपास ये जगह है, मंदसौर के आसपास में ये जगह है जहां पे ये युद्ध लड़ा गया था।
इधर राजस्थान में यशोवर्मन के अधिकारी जो राजस्थानी कहलाते थे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहे थे। किसी भी केंद्रीय शक्ति का न होना इसकी प्रवृत्ति में सहायक भी बना कि वो अपने अपने प्रदेश में क्या बन गए, शासक बन गए। लगभग उसी समय उत्तरी भारत में हर्षवर्धन का उदय हुआ था और ये बड़ा टॉपिक भी है, हर्षवर्धन का उदय। उसके तत्वाधान में राजस्थान में व्यवस्था और शांति की लहर आई, परंतु बिखरी हुई अवस्था यहाँ पैदा हो गई, वह कभी सुधर नहीं पाई। राजनीतिक उथल पुथल के संदर्भ में यहाँ के समाज में एक परिवर्तन दिखाई देता है। राजस्थान में दूसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी तक विदेशी जातियां आती रही। यहाँ के स्थानीय समूह उनका मुकाबला करते रहे। कालांतर में विदेशी आक्रमणकारियों की पराजय हुई, उनमें से कई मारे भी गए और कई यहीं बस गए। तो शक या हून यहाँ बचे, उनका यहाँ की शस्त्रोपजीवी जातियों के साथ निकट संपर्क स्थापित हो गया और अंतोगत्वा वो यहीं धीरे धीरे स्थापित हो गए। राजपूतों की उत्पत्ति, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो चार तरह की धारणाएं आती है राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में, जिसमें अलग अलग विद्वान जैसे हीराचंद ओझा अपने अनुसार बताते हैं, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज राशो में अपने अनुसार बताते हैं। तो अलग अलग विद्वान है, उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। देखते हैं क्या क्या। राजपूताना के इतिहास के संदर्भ में राजपूतों की उत्पत्ति विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण है। राजपूतों के विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया जाता है कि अग्निकुंड से इनका उद्भव हुआ, ऐसा माना जाता है। इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्रवरदाई था। चंद्रवरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज राशो। और चंद्रवरदाई ने राजपूत जो है उनकी चार जातियां, चार वंश है, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इन चारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से राक्षसों के संहार के लिए उत्पन्न होना बताया है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसने स्वीकार किया कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो चंद्रवरदाई ने इस बात को स्वीकार किया। वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से इनकी उत्पत्ति हुई। अब चार कौन कौन से वंश यहाँ पे आए, तो पहला आया है परमार वंश, दूसरा है पहला प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक्य, चौथा चौहान। तो ये प्रमुख चार वंश है जो इस समय मुख्य रूप से पृथ्वीराज रासो के अनुसार या चंद्रवरदाई के ग्रंथ के अनुसार अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। आगे थोड़ा सा दूसरा मत और आ जाता है। इस कथानक का प्रचार 16वीं से 18वीं सदी 16वीं से 18वीं सदी तक भाटों द्वारा खूब गाया गया। मोनोत्नयन से और सूर्यमल मिश्रण ने इस आधार को लेकर के उसको और बढ़ावे के साथ लिखा। वास्तव में अग्निवंशी सिद्धांत पर विश्वास करना उचित नहीं, क्योंकि संपूर्ण कथानक बनावटी और अव्यवहारिक है। इसलिए है कि अग्नि से किसी जाति की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, क्योंकि अग्नि तो क्या करती है, विनाश करती है, ये तो नाश करती है, जलाती है। तो यहां से किसी जाति का उत्पन्न हो जाना ये काल्पनिक लगता है और वास्तव में बनावटी लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रवरदाई ऋषि वशिष्ठ द्वारा अग्नि से इन वंशों की उत्पत्ति से यह अभिव्यक्त करता है कि जब विदेशी सत्ता से संघर्ष करने की आवश्यकता हुई तो इन चार वंशों ने के राजपूतों ने शत्रुओं से मुकाबला हेतु स्वयं को सजग कर लिया। गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, सीवी वैद्य, दशरथ शर्मा, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि इतिहासकार ने इस मत को निराधार बताया। तो यहाँ किन विद्वानों ने इसका खंडन किया है, तो ओझा ने भी इसका खंडन किया, सीवी वैद्य ने खंडन किया, दशरथ शर्मा ने खंडन किया, ईश्वरी प्रसाद ने भी इसका खंडन किया, और सत्य भी है भाई। अब ओझा क्या बताता है, दूसरा मत, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने राजपूतों की सूर्यवंशीय, चंद्रवंशीय नाम ये देते हैं इनको, और अपने मत की पुष्टि के लिए इन्होंने कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों में इसके प्रमाण भी दिए हैं, जिनके आधार पर इन मान्यता है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज है। इसने कहा है हीराचंद ओझा ने कि ये प्राचीन क्षत्रियों के वंशज है, इस बात को स्वीकार किया।
राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित यही मत सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो यह महत्वपूर्ण बात आ गई कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे अधिक लोकप्रिय मत किनका है? तो हीराचंद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मत सबसे अधिक लोकप्रिय। लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि प्राचीन शिलालेखों, प्राचीन अभिलेखों के आधार पर उन्होंने बताने का प्रयास किया है ना, कि इनकी उत्पत्ति जो है किससे हुई है? प्राचीन वंशों से हुई है, क्षत्रिय वंशों से हुई है। तीसरा मत यहाँ पे आ रहा है कर्नल जेम्स टोड। ये एक राजस्थान का इतिहास इन्होंने लिखा था। एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान के नाम से अपनी पुस्तक 1829 में लिखी, प्रकाशित की थी। उसके 2 पार्ट थे। तो उसमें कर्नल जेम्स टोड एक अंग्रेजी इतिहासकार था। तो इसने राजपूतों को शक या सीथियन बताया। अब यहाँ यह बात इंपॉर्टेंट हो गई कि किसने राजपूतों को शक या सीथियन बताया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये भी आप ध्यान दोगे कि किसने इसको सीथियन बताया है? तो कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके प्रमाण उनके बहुत से प्रचलित रीति रिवाजों, जो शक जाति के परिवाजों से समानता रखते थे, उल्लेख किया है। किसने? जेम्स टोड ने। ऐसे रिवाजों में सूर्य पूजा, सती प्रथा प्रचलन, अश्वमेध यज्ञ, मद्यपान, शास्त्रों, घोड़ों की पूजा करना आदि शामिल है। टोड की पुस्तक के संपादक विलियम क्रुक यह प्रश्न पूछा था। विगत परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा है कि टोड की पुस्तक के संपादक कौन थे? तो विलियम क्रुक ने इसी मत का समर्थन किया, परंतु इस विदेशी वंशीय मत का गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने खंडन कर दिया कि शकों से मुख्य रूप से राजपूतों की उत्पत्ति स्वीकार्य नहीं है। ओझा का कहना है कि राजपूतों और विदेशियों के रस्म रिवाजों को समानता में जो समानता कर्नल टोड ने बताई है, वह समानता विदेशियों से राजपूतों ने प्राप्त नहीं की, वरन उनकी सात्यता वैदिक तथा पौराणिक समाज और संस्कृति से की जा सकती है। यानी वैदिक समाज और पौराणिक संस्कृति में इस तरह के प्रमाण है, ये प्रमाण मिलते हैं, न कि विदेशी से इन्होंने ग्रहण किया। ओझा ने ये बात कह के इसका खंडन कर दिया। अतएव उनका कहना है कि शक, कुषाण, हूण में के जिन जिन रस्म रिवाजों, परंपराओं का उल्लेख समानता बताने के लिए जेम्स टोड ने किया, वे भारतवर्ष में अतीत काल में पहले से प्रचलित थे और उनका संबंध विदेशी जातियों से नहीं है। इस बात को हीराचंद ओझा ने स्वीकार कर दिया। तो अब आप टोड का खंडन किसने कर दिया है? हीराचंद ओझा ने, है ना। चंद्रवरदाय का खंडन किसने कर दिया है? तो उसका तो ओझा वगैरह है ना। तो इन्होंने खुद ही खंडन कर दिया था, क्योंकि वो काल्पनिक सी लग रही थी। अगला आता है मत डॉक्टर डी आर भंडारकर। अब भंडारकर कहता है कि राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध श्वेत हूणों को स्थापित करने का प्रयास किया भंडारकर ने। तो यहां से प्रश्न आता है कि किसने राजपूतों का संबंध श्वेत हूणों से स्थापित किया? तो डी आर भंडारकर। चारों ऑप्शन आ जाए, जिनको सुमेलित करना है, मिलाना होता है, तब आप ध्यान से सभी बिंदु आपको यदि मेमोराइज है तभी मिला सकते हैं, वरना मामला गड़बड़ हो जाता है। तो उनका संबंध राजपूतों का डी आर भंडारकर ने श्वेत हूणों के साथ स्थापित किया और उनको गुज्जर माना। इनकी विदेशी वंशीय उत्पत्ति को और बल दे दिया। इनकी पुष्टि में वे बताते हैं कि वे पुराणों में गुर्जर और हूणों का वर्णन विदेशियों के संदर्भ में मिला है। इसी प्रकार उनका कहना है कि अग्निवंशीय, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान भी गुर्जर थे। अब किसने? भंडारकर ने इनको क्या माना है? गुर्जर माना है, ठीक है ना। क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। अब प्रतिहार यदि राजपूत है तो उन प्रतिहारों को राजौर अभिलेख में गुर्जर कहा गया है, इसलिए इनका संबंध भंडारकर ने किन से जोड़ दिया? गुर्जरों से जोड़ दिया, ठीक है ना। ये भंडारकर ने आधार दे दिया है किसको? राजौर अभिलेख को। तो यहां से प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर माना गया है? तो राजौर अभिलेख के, ठीक है।
इसके अतिरिक्त भंडारकर ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न भी माना है। वे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, चौहानों क्या मानते हैं, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताते हैं, और गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताते हैं। तो गुजरों से और ब्राह्मणों से किसी जाति विशेष से राजपूतों की उत्पत्ति यदि बताई है तो किसने बताई है, भंडारकर ने, है ना। तो यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है दोनों लाइनें, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है चौहानों को, और गोहिलों को बताया है नागर ब्राह्मणों से उत्पत्ति, ठीक है ना। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे है। डॉक्टर ओझा और वैद्य ने भंडारकर की मान्यता को अस्वीकृत करते हुए लिखा कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाना जाति विशेष की संज्ञा नहीं, वरन उनका प्रदेश विशेष गुजरात पर अधिकार होने के कारण, यानी जिस गुजरात के आसपास में इनका इलाका स्थापित होने के कारण इनको गुर्जर नाम दिया गया है। जहां तक राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का प्रश्न है वह भी निराधार है, क्योंकि इस मत के समर्थन में उनके साक्ष्य कतिपय शब्दों का प्रयोग राजपूतों के साथ होने मात्र से है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में पूर्व उपयुक्त मतों में मत है कि नहीं है, फिर भी ओझा के मत को सामान्यतः मान्यता प्राप्त हुई है। निसंदेह राजपूतों की उत्पत्ति या राजपूतों को भारतीय मानना उचित ही है, ठीक है। तो सर्वाधिक मान्य मत कौन सा हो जाता है, डॉक्टर ओझा का, डॉक्टर हीराचंद ओझा। उसके बाद आता अगला बिंदु, पूर्व मध्य काल में विभिन्न राजपूत राजवंशों का उदय, कहां किस राजवंश का उदय हुआ उसके बारे में। प्रारंभिक राजपूत कुलों में जिन्होंने राजस्थान में अपने अपने राज्य स्थापित किए थे उनमें मेवाड़ के गोहिल, अब यहां से कि गोहिलों का संबंध कहां से है, तो मेवाड़ से। मारवाड़ के गुज्जर, प्रतिहार और राठौड़ जोधपुर के आसपास, सांबर अजमेर के आसपास के चौहान, आबू के परमार और आमेर के कच्छावा और जैसलमेर के अंदर भाटी, ये वंश रहे हैं। तो ये पता हो आपको कि किस भाग में कौन सा वंश था, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। राजस्थान के मानचित्र को यदि अपन देखेंगे तो इस प्रकार का सा मानचित्र आपके समक्ष नजर आता है। तो इस मानचित्र के अंदर यदि हमें यह मेवाड़ का इलाका होता था, यहाँ पे गुहिल वंश की बात आती है, यहाँ भाटी वंश की बात आती है, ठीक है ना। ये मध्यवर्ती भाग में यहाँ पे प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार की बात आती है, ठीक है ना। अजमेर मध्यवर्ती भाग में यहाँ चौहान की बात आती है, यहाँ जयपुर के आसपास में कच्छावा वंश स्थाई, भगवान दास भारमल वाला इलाका। इस प्रकार से ये आबू वाला शिरो यहाँ पे परमार की बात आती है। तो ये इलाका अलग अलग जो है उसमें आपको पता हो कि किस भाग में कौन सी वंश है इसका उदय हुआ होगा। सबसे पहले मेवाड़ चले तो मेवाड़ के गुहिल, जिसका इसी गुहिल वंश गुहादित्य ने इसी वंश की स्थापना की, ऐसा हमने पढ़ा है, और इसी शाखा से महाराणा प्रताप माने जाते हैं। ये प्रश्न हाल ही में आया भी था। इस वंश का आदि पुरुष जिसने इस वंश का संस्थापक माना जाता है उसको गुहिल ऋषि के नाम पर इसका नाम गुहिल वंश पड़ा। इस कारण इस वंश का नाम वंश के राजपूत जहां जहां जाकर बसे उन्हें स्वयं को गुहिल वंशीय कहना शुरू कर दिया। गौरीशंकर हीराचंद ओझा गोहिलों को विशुद्ध सूर्यवंशी मानते हैं। ओझा इनको क्या मानते हैं, शुद्ध सूर्यवंशी। जबकि भंडारकर के अनुसार मेवाड़ के राजा ब्राह्मण थे। अब वही बात भंडार की तो वही आ गई, या तो गुज्जर और ब्राह्मणों से संज्ञा दे दी इनकी। तो यदि किसी जाति विशेष से संज्ञा दी है तो भंडारकर ने दी है, ठीक है ना, ध्यान में रखना आप। गुहिल या गुहादित्य भी शब्द आता है, ये भी आप ध्यान में रखो। गुही या गुहादित्य ये शब्द भी आता है। गुहादित्य के बाद या गुहिल के बाद मान्य प्राप्त शासकों में बापा का नाम उल्लेखनीय है, जो मेवाड़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा इसका नाम न होकर काल भोज की उपाधि थी। बापा क्या है इसकी उपाधि, मूल रूप क्या था, काल भोज, मुख्य था काल भोज, उपाधि बापा के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
ठीक है। बापा का एक सोने का सिक्का भी मिला है जो 115 ग्रेन का था। अल्लट, जिसे ख्यातों में आलूरावल कहा गया है, 10वीं सदी के लगभग मेवाड़ का शासक बना। तो आलूरावल का संबंध भी यहीं से। उसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। उसके समय में आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण हुआ। तो आहड़ नदी के किनारे मुख्य रूप से बैडेस नदी जो है, आहड़ सभ्यता, तो इस भाग में मुख्य रूप से वराह मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो आलूरावल के काल में, है ना, जिसने हरिया देवी से विवाह भी किया। आहड़ से पूर्व घुइल वंश की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र नागदा था। यह प्रश्न भी आया हुआ है, यहां से इंपोर्टेंट, आप याद कर लें कि आहड़ से पहले घुइलों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नागदा। तो वर्तमान उदयपुर में है नागदा, केंद्र रहा है। गुहिलों ने 13वीं सदी के प्रारंभिक काल तक मेवाड़ में कई उथल पुथल के बावजूद भी अपने कुल परंपरागत राज्य बनाए रखे। दूसरा वंश आता है मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहारों द्वारा अपने राज्य की स्थापना सर्वप्रथम राजस्थान में की थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जोधपुर के शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि प्रतिहारों का अधिवासन मारवाड़ में लगभग 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण के आसपास में था, क्योंकि उस समय राजस्थान का यह भाग गुर्जर कहलाता था, इसलिए गुर्जर प्रतिहार, है ना। तो गुर्जर त्राय दूसरी ओर इसमें कहा जाता है गुजरात के आसपास वाला इलाका, लेकिन फिर भी यह प्रदेश गुर्जर कहलाता था, इसलिए चीनी यात्री युआन च्वांग ने गुर्जर राज्य की राजधानी का नाम पिलोमोलो यानी भीनमाल। अब देखो यहां से बहुत महत्वपूर्ण लाइन आई है, पिलोमोलो किसे कहा गया है? तो भीनमाल को। किसको कहा गया है? भीनमाल को। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि युआन च्वांग जो चीनी यात्री था, उसने गुर्जर राज्य की राजधानी किसे बताया? पिलोमोलो लिखा है, जो वर्तमान नाम भीनमाल जो है ना, उसको जालौर के अंदर, या बाड़मेर बताया, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखो। मोहनोत नैन सिंह ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है। कितनी शाखाएं बताई है? 26, जिसमें मंडोर के प्रतिहार को प्रमुख बताया गया है। तो मोहनोत नैन सिंह ने प्रतिहारों की शाखाएं बताई कितनी? 26। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि मोहनोत नैन सिंह ने प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई है? 26 शाखाएं। अच्छा, मंडोर को सर्वप्रथम, इस शाखा मंडोर शाखा के प्रतिहारों का हरिश्चंद्र बड़ा प्रतापी शासक हुआ, जिसका समय 6ठी शताब्दी के आसपास है। लगभग 600 वर्षों के अपने काल में मंडोर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपरा को निभाकर अपने उदात स्वातंत्र्य प्रेम और शौर्य से उज्जवल कीर्ति को अर्जित किया। जालौर, उज्जैन, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से आरंभ होती है, जो इस वंश का प्रवर्तक माना जाता है। उसे ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक कहा गया है। अब यहां से बात आती है कि मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट को, ठीक है। किसमें कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात आ गई, हर कहीं ये बात नहीं मिलती, है ना। नागभट्ट को इस वंश का प्रवर्तक मानते हैं और उसको ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मलेच्छों का नाशक के नाम से अभिहित किया गया है। इस वंश में भोज और महेंद्रपाल को भी प्रतापी शासकों में गिना गया है। तीसरा आता है आबू के परमार। आबू के परमार, अब शिरोई चले, वर्तमान आबू शिरोई वाला इलाका। परमार शब्द का अर्थ है शत्रु को मारने वाला, शत्रु को मारने वाला। प्रारंभ में परमार आबू के आसपास के प्रदेशों में रहते थे, परंतु प्रतिहारों की शक्ति के ह्रास के साथ ही परमारों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता चला गया और धीरे धीरे उन्होंने मारवाड़, सिंध, गुजरात, वागड़, मालवा आदि स्थानों पर अपने राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए। आबू के परमाणु का कुल पुरुष धूमराज था। अब यहां से ये प्रश्न बनता है कि आबू के परमाणु का कुल पुरुष कौन था? तो धूमराज। कौन था? धूमराज।
तो ये भी आप ध्यान में रखोगे, धूमराज था। परंतु परमारों की वंशावली उत्पल राज से आरंभ होती है। परमार शासक धंधुक के समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीतकर वहां पे विमल शाह को दंडपति नियुक्त किया था। इसने यहां जो शासक धंधुक हुआ था उस समय गुजरात के भीमदेव ने आबू को जीत लिया था। विमल शाह ने आबू में 13/1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया था। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई यहाँ पे कि आदिनाथ का भव्य मंदिर जो है किसने बनवाया। आबू में आदिनाथ का मंदिर जो मिलता है वो किसने बनवाया है, तो किसने बनवाया है, विमल शाह ने। धारावर्ष आबू के परमारों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। धारावर्ष का काल विद्या की उन्नति और अन्य जनोपयोगी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसका छोटा भाई प्रहलादन देव वीर और विद्वान था। उसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखकर अपने नाम से प्रहलादनपुर या पालनपुर नामक नगर बसाया। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी लाइन आ गई, पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक। ये नाटक है किसने लिखा, प्रहलादन देव ने। तो यह महत्वपूर्ण शासक हुआ है, ठीक है ना, और पालनपुर भी इसने बसाया है, ठीक है। सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा भी उठाया। धारावर्ष के पुत्र सोम सिंह के समय में जो गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव द्वितीय का सामंत था, वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लुणवसई नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अब देलवाड़ा आबू के आसपास में देलवाड़ा के जैन मंदिर आया, आप जानते होंगे। तो यहाँ लुणवसई नामक एक नेमिनाथ मंदिर है। यह भी महत्वपूर्ण लाइन आ गई अपने समक्ष। लुणवसई नामक नेमिनाथ मंदिर यहाँ पे है और इसका निर्माण मुख्य रूप से किसने करवाया, वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने। किसने करवाया, तेजपाल ने। मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया और अपनी कला के प्रति रुचि व्यक्त की थी। वागड़े के परमारों ने बांसवाड़े के पास में अर्थुणा नागर बसाया कर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। अब जब अर्थुणा नगरी स्थापना किसने की, आगे लाइन अच्छी, इससे बांसवाड़ा के आसपास में अर्थुणा नगरी की स्थापना किसने की, परमारों ने, ठीक है ना। और यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और अपनी शिल्प कला के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया, ठीक है। चौथा वंश आता है अपना सांबर के चौहान। अजमेर के आसपास का जो इलाका है, यहाँ चौहान वंश का शासन रहा है। तो अजमेर के चौहान, सांबर के चौहान, सॉरी। चौहानों का मूल स्थान के संबंध में मान्यता है कि वे सपादलक्ष, अब सपादलक्ष जो है यह अजमेर और नागौर के आसपास वाला इलाका कहलाता था, सपादलक्ष। अजमेर नागौर के आसपास का इलाका। शपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। जंगल प्रदेश वर्तमान बीकानेर वाला इलाका। इनकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। नागौर को प्राचीन समय में अहिछत्रपुर कहा गया, यह आपको पता ही होगा। शपादलक्ष के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना गया है। बिजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांबर झील का निर्माण करता माना गया है। तो बिजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव जो है उसको सांबर झील का निर्माता बताया गया। बिजोलिया प्रशस्ति भीलवाड़ा के अंदर, तो इसमें मुख्य रूप से सांबर झील का निर्माता किसे माना गया है, वासुदेव। इसको वासुदेव, ठीक है, ठीक। इस प्रशस्ति में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बता दिया गया। अब यहाँ पे चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बता दिया, भंडारकर की बात है यहाँ आ गई। प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे,
परंतु गुवक प्रथम, जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा। इसी वंश के चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी योगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जला करके महादेव की उपासना भी करती थी। 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। बहुत बार पूछ लिया गया प्रश्न है कि अजमेर नगर की स्थापना कब हुआ, किसने की थी? तो 1113 में अजय राज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। उसके पुत्र अरुणोराज आनाजी ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। आना सागर झील का निर्माण अरुणोराज ने करवाया। क्यों करवाया? जनोपयोगी कार्यों के लिए, ताकि जनता की हित की बात की जा सके। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का काल सपादलक्ष का स्वर्ण युग कहलाता है। यह बड़ी अच्छी लाइन आ गई है कि किसका काल सपादलक्ष का स्वर्ण युग है? तो इसमें विग्रहराज चतुर्थ का, जिसने, आपको पता ही होगा कि संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी यहाँ करवाया था अजमेर के अंदर। 2.5 दिन का झोंपड़ा, चर्चा करेंगे आगे विस्तार से। उसे बिसलदेव और कवि बांधव भी कहा जाता है। अब अन्य नाम क्या है विग्रहराज के? बिसलदेव और कवि बांधव। उसने हरिकेली नाटक और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। विग्रहराज ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला आया का निर्माण भी करवाया था, जिस पर आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ करके और 2.5 दिन के झोंपड़े में कन्वर्ट करवा दिया। तो विग्रहराज ने संस्कृत पाठशाला बनाया, लेकिन आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो आज भी है। विग्रहराज चतुर्थ एक विजेता था। उसने तोमरों को परास्त किया, दिल्ली को जीता। उस समय दिल्ली का नाम ढिल्ली का। इसी वंश क्रम में पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुआ है। ने राजस्थान और उत्तरी भारत की राजनीति में अपने विजयों से एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। पृथ्वीराज तृतीय के संदर्भ में तो त्रायन के युद्ध की बात आप जानते हैं। 1191 में उसने त्रायन का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी को परास्त किया और वीरता का परिचय दिया। लेकिन गोरी ने अपनी सेना को सुनियोजित ढंग से तैयार करके वापिस दिल्ली की ओर आगे बढ़ा और 1192 में त्रायन के मैदान में उसका दूसरा युद्ध इसके साथ में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है। और तो उसने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए आश्रित शासक बनने की अपेक्षा मृत्यु को प्राथमिकता दी। अब कई किंवदंतियां यहाँ पे आती है कि यहाँ वो पृथ्वीराज चौहान को गोरी अपने साथ बंधक बना के ले गया था, और माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मुख्य रूप से शब्द वेदी बाण चला करके गोरी की हत्या की थी। 4 बांस, 4 पेली, 8 अंगुल प्रमाण, ताव पर गोरी बैठा मत चुके चौहान, ऐसा कुछ उल्लेख भी आता है। पृथ्वीराज की विजय के लेखक जयानक, यह अच्छी बात है। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक ने। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने जीवन पर्यंत युद्धों के वातावरण में रहते हुए चौहान राज्य की प्रतिभा को साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में पुष्ट किया। अब इसमें गोरी ने आक्रमण क्यों किया, तो इसके लिए भी पढ़ा है अपन ने कि मुख्य रूप से इसका चचेरा मौसेरा भाई था, इसका इसका नाम आजकल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जयचंद। जयचंद काफी प्रसिद्ध नाम है आजकल, पता ही है आपको। कन्नौज का शासक, क्योंकि जितने भी नेता है वो जयचंद कहते हैं। अपनी पार्टी से छोड़ के यदि कोई दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको तुरंत संज्ञा देते हैं जयचंद की। तो जयचंद, जिसने मोहम्मद गोरी को भारत में आक्रमण करने के लिए बुलाया था, ऐसा उल्लेख भी आता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की बहन से
बहन थी या पुत्र, थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन उससे से शादी कर ली थी, उसको उठा के ले गया था, उसका हरण कर लिया था। इस वजह से जयचंद्र उससे काफी नाराज भी था। तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आ गया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि इस युद्ध के बाद चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई। लगभग आगामी एक शताब्दी तक चौहान की शाखा रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती, नाडोल, चंद्रावती, आबू में शासन करती रही। अब दिल्ली जो थी, यहाँ तो विदेशियों का शासन स्थापित हो गया। गोरे ने मुख्य रूप से दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। राजपूत शक्ति की धुरी बनी। अब रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती, नाडोल, चंद्रावती, इन्होंने दिल्ली सुल्तानों की सत्ता का समय समय पर मुकाबला भी किया, शौर्य का परिचय भी दिया था। पूर्व मध्य में पराभवों के बावजूद राजस्थान बौद्धिक उन्नति में नहीं पिछड़ा। चौहान व गोहिली शासक विद्वानों के प्रश्रयदाता बने रहे। इस जनता में शिक्षा और साहित्यिक प्रगति बिना अवरोध के होती रही। इसी तरह निरंतर संघर्ष के वातावरण में वास्तुशिल्प पनपता रहा। समूचे काल की सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना ने कलात्मक योजनाओं को जीवंत रखा। चित्तौड़, बारडोली, आबू के मंदिर इसके प्रमाण भी है। उसके बाद में है मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्जवल एवं गौरवशाली पक्ष। तो इसमें क्या लिखा है, आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं मध्यकालीन राजस्थान के कतिपय उज्जवल और गौरवशाली पक्ष। तो इसमें अपन देखेंगे मुख्य रूप से विभिन्न राजवंश जो है उसमें। तो इसमें महत्वपूर्ण राजवंश जैसे महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, मारवाड़ का प्रताप, है ना। राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, इनकी चर्चा भी करेंगे। अकबर की राजपूत नीति का राजपूताना के अधिकांश उनके हितों की रक्षा करने वाले बन गए थे। अकबर ने बहुत ही अनपढ़ होते हुए भी ऐसी नीति अपनाई थी जिसमें राजपूतों के साथ में उसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए, यहाँ तक कि वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे आमेर के कछावा घराने के साथ, बीकानेर के घराने के साथ। मध्यकालीन राजस्थान में बौद्धिक अधिवर्ती अधिसृष्टि से पिछड़ा मानना इतिहास के तथ्यों अनुभवों के विपरीत होगा, क्योंकि यहाँ पे खूब सारे इतिहासकार भी हुए हैं, जैसे कि माघ, हरिश्चंद्र सूरी है, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण, कवि कर्णिदास, दुर्साढ़ा, नैणसी, विद्वान काफी हुए हैं। महाराणा कुंभा खुद भी विद्वान था। राजा राय सिंह, राजा स्वाई जय सिंह जैसे प्रसिद्ध शासक भी यहाँ हुए हैं जो खुद विद्वान थे। तो देखते हैं, रणबांकुरों की चर्चा आती है तो महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, दुर्गादास आदि रणबांकुरे यहाँ पे हुए हैं। धरती दोहराई का इतिहास अपने आप में राजस्थान का ही नहीं पितु भारतीय इतिहास का उज्जवल एवं गौरवशाली पहलू है। कन्हैयालाल सेठिया की धरती दोहराई यदि कोई में आप पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान की जो गाथा, वीर गाथा, उसका पता चलता है। धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, आ तो सुर गाने शरमावे, इन पर देव रमन ने आवे, ई रोज नर नारी गावे, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। बहुत महत्वपूर्ण, धरती धोरारी। तो देखते हैं प्रमुख रहा के राजवंश। इसमें सबसे पहला राजवंश अपन देखने हैं गोहिल व सिसोदिया वंश। मेवाड़ के इतिहास में 13वीं शताब्दी के आरंभ से एक नया मोड़ आता है, जिसमें चौहानों की केंद्रीय शक्ति का ह्रास होना और गोहिल जेतर सिंह जैसे व्यक्ति का शासक होना बड़े महत्व की घटनाएं घटित होती है। मेवाड़ के गोहिल शासक रतन सिंह 1302 से 1303, रतन सिंह के समय चित्तौड़ पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण महत्वपूर्ण रहा है। 1301 में रणथंभौर, 1300
3 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण और पद्मा मलिक मोहम्मद जायशी मोहम्मद जायशी जिसने पद्मावत नामक एक काव्य लिखा, इसकी रचना है जिसमें इसने चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका चित्तौड़ पर आक्रमण करना, मैं मानता हूं कि एक प्रकार से दंत कथा ही कह सकते हैं, क्योंकि पद्मावती को प्राप्त करने के लिए किसी राज्य पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का कहीं उद्देश्य न था, बल्कि उद्देश्य था निष्कंटक शासक बनना और साम्राज्य विस्तार को अपनाना। मेरे हिसाब से अलाउद्दीन के इस आक्रमण के राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारणों के साथ रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा बताया गया है कई इतिहासकारों ने, विशेषकर मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मिनी की कथा का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ में लिखा। अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान रतन सिंह और गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हुई और पद्मिनी जो है उसने 1600 स्त्रियों के साथ में जोहर कर लिया, यानी अपने प्राणों की आहुति दे दी। अग्नि जोहर किया था, जल जोहर होता भी है, अग्नि जोहर होता है, तो यहां पे इसने जल जोहर न करके अग्नि जोहर किया 1600 स्त्रियों के साथ में। गोरा बादल महत्वपूर्ण शासक थे रतन सिंह के, जिन्होंने चित्तौड़ की मेवाड़ की रक्षार्थे अकबर की सेना से, सॉरी माफ कीजिएगा, अलाउद्दीन की सेना से भयंकर युद्ध लड़ा और युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हो गए। इसी समय अलाउद्दीन ने 30,000 हिंदुओं का चित्तौड़गढ़ में कत्ल करवा दिया था, ऐसा माना जाता है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया। यह प्रश्न आता है यहां से कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ जीतने के बाद में उसका नाम क्या रखा, खिजराबाद। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। राजपूतों का यह बलिदान चित्तौड़ के प्रथम शाखे के नाम से प्रसिद्ध है। अब चित्तौड़ का प्रथम शाखा यही बलिदान है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा यही बलिदान है, जिसमें गोरा बादल की वीरता की एक अमर कहानी भी है। आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गोरा बादल के महल उनके एहसास और सूझबूझ की कहानी सुना रहे हैं। पद्मिनी का त्याग और जौहर व्रत महिलाओं के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत है। गोरा बादल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जब देश पर आपत्ति आए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए देश की सुरक्षा के लिए दुश्मन से भिड़ जाना चाहिए, और यहां तक कि अपने प्राणों की आहुति तक, यानी हर संभव कोशिश करनी चाहिए और अपने प्राणों की आहुति भी यदि देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। रतन सिंह के पश्चात सिसोदिया के सरदार हमीर ने मेवाड़ को दयनीय स्थिति से उबारा। वह राणा शाखा का राजपूत था। राणा लाखा 1382 से 1421 के समय उदयपुर की पिछोला झील पर बांध बनवाया। लाखा के निर्माण कार्य मेवाड़ की आर्थिक स्थिति और संपन्नता को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए। ऐसा माना जाता है कि निर्माण कार्य के अंदर जो लाखा था काफी प्रसिद्ध भी रहा, इसका काल बहुत अच्छा रहा है। लाखा के पुत्र मोकल ने मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक प्रवृत्तियों का केंद्र बनाया और लाखा, अब इनका कालक्रम पूछते हैं, ये ध्यान में कर लेना भाई, कालक्रम पूछते हैं बहुत बार। ये जो शासक है इनका कालक्रम पूछते हैं, तो मेवाड़ के शासकों में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मुख्य रूप से, जैसे कि रतन सिंह है, हमीर है, राणा लाखा है ना। तो पहले रतन सिंह, फिर हमीर, फिर राणा लाखा, उसके बाद में मोकल, इस प्रकार से। तो इनका कालक्रम आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि रतन सिंह, क्योंकि क्रम से ही बहुत बार प्रश्न पूछते हैं। अमीर है ना, मेवाड़ के अंदर लाखा,
ठीक है ना, मोकल, ऐसे ऐसे आपको ध्यान में रखना है। इनका कर्म पूछ लेते हैं तो कर्म आपको पता हो, ताकि आसानी से हम बता सके वास्तव में। उसने चित्तौड़ के समेधेश्वर त्रिभुवन नारायण मंदिर के जीर्णोद्धार द्वारा पूर्व मध्यकालीन तक्षण कला के नमूने को जीवंत रखा। उसने एकलिंग जी के मंदिर के चारों ओर परकोटा बनवाकर उस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को समुचित किया। एकलिंग जी मेवाड़ का मुख्य रूप से कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं, आपको पता ही होगा। उसके बाद में आता है मोकल। मोकल का पुत्र राणा कुंभा, लाखा, लाखा का पुत्र मोकल, मोकल का पुत्र कुंभा। 1433 से 1468 काल तक मेवाड़ काल में राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए माना जाता है। कुंभा एक खुद साहित्यकार भी था। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, यह प्रश्न पूछा गया बहुत बार। कुंभा की उपाधियां पूछी गई है। हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, दान गुरु नाम से कौन प्रसिद्ध है? कुंभा। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, दान गुरु के नाम से जाना जाता है। राणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को परास्त किया। तो सारंगपुर का युद्ध किन के बीच होता है? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच। मालवा उस समय मांडू कहलाता था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु के निमित्त चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ बनाया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में। महमूद खिलजी को परास्त किया था कब? 1437 में। कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा के उद्देश्य से 32 किलों का निर्माण करवाया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक किले कुंभा ने बनवाए थे मेवाड़ के अंदर, है ना। सर्वाधिक किले अकेले कुंभा ने बनवा दिए थे। 32 किलों का निर्माण उसने करवाया था, जिसमें बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़, कुंभलगढ़, है ना, और भी दुर्ग है जो इसके काल में बने हैं, वो काफी प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है। यह भी पूछा गया प्रश्न है, कटारगढ़ किस किले में है? तो कुंभलगढ़ के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, मेमोराइज रखिएगा। कुंभाकालीन स्थापत्य में मंदिरों का बड़ा महत्व था। ऐसे मंदिरों में कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चोरी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर, मीरा मंदिर, एकलिंग जी, रंगपुर का मंदिर अनूठे हैं। कुंभा वीर, कुशल, युद्ध कुशल, कला प्रेमी के साथ साथ खुद विद्वान और विद्यानुरागी भी था। एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य, राजनीति में बड़ा निपुण भी था। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध कुंभा द्वारा रचित कुछ ग्रंथ भी है। ये आगे इंपॉर्टेंट लाइन, ये खुद विद्वान था, इसीलिए उसने क्या क्या लिखा? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध, ये कुंभा की प्रमुख रचनाएं है। किसकी रचनाएं हैं? कुंभा की। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ से बहुत बार पूछ लिया गया है कि निम्न में से कुंभा की रचना कौन सी नहीं है ना, तो कोई अलग रचना दे दे। और संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध तीनों सैपे है, ये भी आप ध्यान में रखो, है ना। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की, रसिक प्रिया की टीका और संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी। कुंभा दरबार विद्वानों की शरणस्थली था। उसके दरबार में मंडन, प्रख्यात शिल्पी, कवि अत्रि, महेश, कान्य व्यास इत्यादि थे, है ना। अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। यह लाइन बहुत अच्छी लाइन आ गई है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? अत्रि और महेश ने। बहुत बार पूछा भी गया है, यहां से ये प्रश्न आ ही गया, मान लो, ध्यान रखना। कान्य व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ की रचना की। इस प्रकार कुंभा के काल में मेवाड़ सर्वतोन्मुखी उन्नति का प्रमाण है कि इस समय अब कान्य व्यास, एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ किसका है? कान्य व्यास का। तो याद रख लो यहां से, भाई रिवीजन भी हो जाएगा ना आपके।
उसके बाद में अगला शासक हुआ कुंभा के बाद में राणा सांगा। ये भी वीर शासक हुआ है 1509 से 1528, राणा सांगा। ऐसा बताया जाता है कि युद्ध लड़ते लड़ते इनके शरीर पर 80 घाव थे और एक आंख, एक हाथ, एक पैर जिंदगी में इन्होंने युद्ध में ही गंवा दिए थे। तो वीरता तो काफी लड़ाकू शासक के रूप में तो इससे पता चल ही जाता है कि वास्तव में ये लड़ाकू शासक हुए हैं। कालक्रम सांगा का 1509 से 1528। सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय और को परास्त किया। अब गागरोन का युद्ध, गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। तो सांगा ने गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को परास्त किया। खिलजी सेकंड है ये। और खातोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर अपनी सैनिक योग्यता का परिचय दिया था। तो खातोली के युद्ध में तो किसको हराया? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया, ठीक है ना। और गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी को हरा दिया। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदुपत के नाम से प्रसिद्ध है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आ गया। भारतीय इतिहास में हिंदुपत के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? सांगा। राणा सांगा खानवा के मैदान में राजपूतों का एक संघ बनाकर बाबर के विरुद्ध लड़ने आया था, परंतु पराजित हो गया 1527 के अंदर। बाबर के श्रेष्ठ नेतृत्व और तोप खानों के कारण सांगा की पराजय हुई। एक उसने जिहाद भी घोषित कर दिया था बाबर ने इस युद्ध को, यह भी एक बड़ा कारण था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 परिणामों की दृष्टि से बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध रहा। इससे राज सत्ता राजपूतों के हाथों से निकल गई, मुगलों के हाथों में चली गई और दिल्ली जो है उस पर मुख्य रूप से मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया। यहीं से उत्तरी भारत का राजनीतिक संबंध मध्य एशियाई देशों से पुनः स्थापित हो गया। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी। यहाँ अंतिम हिंदू राजा था, लाइन तो लिख दी गई, लेकिन मेरे हिसाब से ये इतनी सटीक इसको मैं नहीं मानूंगा कि अंतिम ही था, क्योंकि आगे पराक्रमी महाराणा प्रताप भी तो हुए हैं। ये लाइन इसको सटीक मान ले तो फिर इसके आगे और कुछ लिखा है। अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी, इसलिए वो अंतिम शासक हुआ है ना, वैसे अंतिम नहीं है। सांगा ने अपने देश के गौरव रक्षा में एक आंख, एक हाथ, एक टांग गंवा दी थी, आया बात। जिसके अतिरिक्त उसके शरीर पर लगभग कितने 80 तलवार के घाव थे। 80 घाव बहुत ज्यादा होते हैं साथियों। सांगा ने अपने चरित्र आत्मबल से उस जमाने में इस बात की पुष्टि कर दी थी कि उच्च पद और चतुराई की अपेक्षा स्वदेश रक्षा और मानव धर्म का पालन करने में अधिक महत्व है। तो खानवा का युद्ध निर्णायक रहा 1527 जो है, ये खानवा का युद्ध काफी निर्णायक हुआ। खानवा का मैदान वर्तमान भरतपुर के अंदर, जहां मुख्य रूप से बाबर और राणा सांगा की सेना आमने सामने हुई। उद्देश्य था कि बाबर जो है उसको अपने रास्ते से हटाना, और बाबर का उद्देश्य था राणा सांगा जो है उसको हटा देंगे तो मुख्य रूप से हिंदुस्तान जो है, जो दिल्ली है, उस पर मुख्य रूप से अपना कब्जा स्थापित हो जाएगा। और वो हालांकि वो सफल भी रहा, यहां बाबर सफल भी रहा था। उसके बाद में सांगा का पुत्र आता है विक्रमादित्य। सांगा के पुत्र विक्रमादित्य 1531 से 1536 से राजत्व काल में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 आक्रमण कर दिए। विक्रमादित्य के समय धाय माँ वाली कहानी यहीं से आती है, आपको पता है, अपन ना धाय, ठीक है ना। तो गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था विक्रमादित्य के समय, जब मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य था जो सांगा का पुत्र था, जिसमें मेवाड़ को जन और धन की हानि उठानी पड़ी। इस आक्रमण के दौरान विक्रमादित्य की मां और सांगा की पत्नी हाड़ी रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास में राखी भेजकर सहायता मांगी थी। अब बाबर का पुत्र हुमायूं
दिल्ली शासक बन चुका था, क्योंकि बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी। 1530 में बाबर मर गया, और बाबर के मरने के बाद में उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। इधर विक्रमादित्य जो है, उसके समय में मुख्य रूप से गुजरात के आक्रमण शुरू हो गए। तो पुत्र जो शासक बना था, छोटी अवस्था में था, उधर से विक्रमादित्य की चिंता करके बहादुर शाह के आक्रमणों से आहत होकर के, क्योंकि 2 बार बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था, इस बात से आहत होकर के सांगा की हाड़ी रानी, हाड़ा वंश की इसलिए हाड़ी रानी ना, कर्मावती ने हुमायूं के पास में राखी भेजी थी और उसको अपना धर्म का भाई माना था और सहायता करने के लिए आह्वान किया था। पर जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो कर्मावती या कर्णावती ने हुमायूं का वेट किया, लेकिन सहायता नहीं मिल पाई, हुमायूं समय पर नहीं पहुंचा और कर्मावती या कर्णावती को जौहर व्रत का पालन करना पड़ा। कुंवर पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र रणवीर अवसर पाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी। वह विक्रमादित्य के दूसरे भाई उदय सिंह को भी मारकर निश्चित होकर के राज्य भोगना चाहता था, यानी उदय सिंह को मारना चाहता था। कौन? बनवीर। बनवीर नाम आता है इसका ना, जो पृथ्वीराज का अनौरस पुत्र, जानते हो, सुतपुत्र। विक्रमादित्य को इसने मार दिया। उसका दूसरा उदय सिंह को मारना चाहता था, परंतु पन्ना धाय मां ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान यहाँ दिया था, पता आपको। और उदय सिंह को वहां से फलों की टोकरी में बैठा करके बाहर पहुंचाया था और उदय सिंह के स्थान पर अपने पुत्र चंदन जो है उसको सुला दिया था। उनको पता था कि यदि मेवाड़ की सुरक्षा करनी है तो उदय सिंह को बचाना जरूरी है। तो ये इतिहास में पन्ना धाय की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ से निकलकर कुंभलगढ़ उदय सिंह को लेकर के टोकरी में रख करके उसको पहुंचा दिया गया। इस प्रकार पन्ना धाय ने देश प्रेम हेतु त्याग का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। आज भी उसका नाम, पन्ना धाय का नाम अजर अमर हो गया और भारतीय इतिहास के अंदर उसका नाम आज भी बड़े गौरव के साथ में लिया जाता है। बताइए आपको। उसके बाद में उदय सिंह की रक्षा हो गई, तो उदय सिंह 1537 में शासक बन गया, क्योंकि विक्रमादित्य को तो मार दिया। तो 1537 में उदय सिंह 1572 तक शासक रहा। 1559 में उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की। उसके समय में 1567 और 68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, क्योंकि अब मुगल बादशाह अकबर, क्योंकि 1556 के अंदर अकबर शासक बन गया था अल्पायु के अंदर। क्योंकि हुमायूं 1555 के आसपास में हुमायूं की मौत हो गई। सीढ़ियों से पुस्तकालय, दीवाने खास ऐसा कुछ नाम था उसके पुस्तकालय का, उसकी सीढ़ियों से वो नीचे गिरा, गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से अब शासक बना दिल्ली का मुगल बादशाह अकबर।
उधर मेवाड़ का शासक उदय सिंह, तो 1567 और 68 में मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अकबर ने। परंतु कहा जाता है कि अपने मंत्रियों की सलाह पर उदय सिंह चित्तौड़ की सुरक्षा का भार जयमल, मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। उदयपुर के आसपास चारों की जो पहाड़ियां, उनको गिरवा कहा जाता है, इन पहाड़ियों में चले गए थे। इसका मतलब उदय सिंह को इस कारण से ही कमजोर शासक कहा जाता है। कमजोर शासक की संज्ञा मिलती है। जो सांगा काफी पराक्रमी और विद्वान, बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ। दूसरी ओर विक्रमादित्य, हालांकि उसकी मृत्यु जल्दी हो गई, लेकिन फिर उदय सिंह को लंबा कार्यकाल मिला, फिर भी 37 से 72 तक का, लेकिन वो युद्ध का सामना नहीं कर पाए और गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे। 1567-68 में जब अकबर ने आक्रमण किया तो जयमल और फत्ता ने काफी वीरता का परिचय दिया और अकबर की सेना से लोहा लिया। हालांकि दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इतिहास लेखकों ने इसे उदय सिंह की कायरता कहा है, और सही भी है। कर्नल टोड ने तो यहां तक लिखा है कि यदि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह न होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की राय में उदय सिंह को कायर या देशद्रोही कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने बनवीर, मालदेव, हाजी खां पठान आदि के विरुद्ध युद्ध लड़कर अपने अदम्य साहस का परिचय भी दिया, ऐसा माना जाता है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। अकबर से लड़ते हुए जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुई और अकबर ने चित्तौड़ में 3 दिनों के कठिन संघर्ष के बाद में 25 फरवरी 1568 को किला फतेह कर लिया। अकबर द्वारा यहाँ कराए गए नरसंहार से आज भी उसका नाम कलंकित है। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना मुग्ध हुआ कि उसने आगरा के किले के द्वार पर उन दोनों की वीरों की पाषाण मूर्तियां बनवा दी। कहाँ बनवाई? आगरा के किले के द्वार पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां बनवा दी, क्योंकि उनकी वीरता से वो काफी प्रभावित हुआ था। उसके बाद में अगला शासक आता है उदय सिंह का पुत्र, और भारतीय इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया इतिहास, राजस्थान का महाराणा प्रताप। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कटारगढ़ कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ की सबसे ऊपरी मंजिल है, उसको कटारगढ़ कहा जाता है। यहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर केवल 25 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इतने समय में उन्होंने ऐसी कीर्ति अर्जित की कि देश काल की सीमा को पार कर अमर हो गई। वह और उनका मेवाड़ राज्य वीरता, बलिदान, देशभक्ति, देशाभिमान का पर्याय बन गया। प्रताप को पहाड़ी भाग में किक्का कहते थे, किक्का। वागड़ भाषा, जो वागड़ प्रदेश है, वह भीलों के अंदर छोटे बच्चे को किक्का कहा जाता है, तो उसी नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। जो स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक है। अकबर ने प्रताप को अधीनता में लाने के अनेक प्रयास किए, परंतु निष्फल रहा। जहां भारत के तथा राजस्थान के अधिकांश नरेशों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वहां प्रताप ने वैभव के प्रलोभन को ठुकरा दिया और राजनीतिक मंच पर अपनी कर्तव्य परायणता के उत्तरदायित्व को बड़े साहस से निभाया। उसने अपनी निष्ठा और दृढ़ता से अपने सैनिकों को कर्तव्यबोध, प्रजा और को आशावादी और शत्रु को भयभीत रखा। अकबर ने बहुत प्रयास किया, क्योंकि अकबर काफी महत्वपूर्ण शासक रहा है भारत के इतिहास के अंदर। मुगल शासक रहा है जिसने अपने कूटनीतिज्ञ था ये। और अपनी कूटनीति इसने मुख्य रूप से संपूर्ण भारत में बहुत शानदार शासन कर लिया। काफी राजपूत शासकों को तो उसने अपनी संधियों के में उलझा करके ही अपने पक्ष में कर लिया था। अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने के बाद तुलावा था। प्रताप उसकी रक्षा करके लिए। दोनों की मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल न होना ही हल्दी घाटी के युद्ध
हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। कहीं 21 जून भी आता है, लेकिन यह तारीख भी आती है, लेकिन हमें 18 जून आ रही है यहाँ पे, 18 जून 1576 को। अकबर के प्रतिनिधित्व, अब उधर से अकबर की ओर से प्रतिनिधि सेनापति कौन आया था? मान सिंह, जो कौन था आपको पता ही है, आमेर के कच्छावा घराने से, भारमल, भगवान दास भारमल और मान सिंह। और दूसरी ओर महाराणा प्रताप के मध्य, महाराणा प्रताप की ओर से लड़ रहा था हकीम का शूर। हल्दीघाटी के मैदान में, हल्दीघाटी दो पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा था, मुख्य रूप से जो राजसमंद जिले में आज भी है, परंतु इसमें मानसिंह प्रताप को मारने अथवा बंदी बनाने में असफल रहा, क्योंकि महाराणा प्रताप जो है उसके प्रमुख सेनापति झलामान झालाबिद्दा, जो भील सेनापति थे, उन्होंने काफी वीरता का परिचय दिया। जब चेतक की टांग कट गई थी मानसिंह के घोड़े के सूंड में लगी तलवार, मानसिंह के हाथी के सूंड में लगी तलवार से, क्योंकि प्रताप ने मानसिंह पर सीधा वार किया था, प्रताप के वार से मानसिंह बच गया था, लेकिन जब घोड़े की टांग चेतक की कट गई थी, उस समय चारों ओर से मुगलों ने महाराणा प्रताप को घेर लिया था। लेकिन उस समय ऐसा लगा महाराणा प्रताप के सेनापतियों को, झालाबिद्दा, झालामान, उनको लगा कि वास्तव में मेवाड़ की सुरक्षा के लिए अब महाराणा प्रताप को यहां से निकालना जरूरी है। तो उन्होंने महाराणा प्रताप के चिन्ह धारण किए झालाबिद्दा ने, और युद्ध में लड़ना शुरू कर दिया। साथियों, वहां एक घटना होती है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है, कि चित्तौड़ टांग कटी हुई थी, शासक के जो चिन्ह है वो झालाबिद्दा ने धारण कर लिए थे, और युद्ध लड़ रहा था चेतक पर। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकल रहे थे, दो मुगल सैनिकों को लगा कि ये महाराणा प्रताप हो सकता है, तो उन्होंने उसका पीछा किया। और वो बहुत शानदार है कि भाई भाई होता है, अपनों का खून अपनों के लिए द्रवित हो ही जाता है। तो महाराणा प्रताप से नाराज होकर के, क्योंकि महाराणा प्रताप जो शासक बनाया सरदारों ने महाराणा प्रताप को, तो शक्ति सिंह नाराज हो गया था। महाराणा प्रताप का भाई था, बड़ा भाई शक्ति सिंह, वो नाराज होकर के मुगलों की सेवा में चला गया था। और जब ऐसा लगा कि उसको पता था वो मुगलों की ओर से इस युद्ध में लड़ रहा था प्रताप के खिलाफ, लेकिन उसको लगा कि वास्तव में प्रताप का चेतक भाग रहा है, टांग जख्मी है, दो मुगल सैनिक पीछे दौड़ रहे हैं, तो वो पीछे दौड़ा। पीछे दौड़ करके उन मुगल सैनिकों को उसने परास्त किया। एक मुगल सैनिक का या अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया, और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकलने के लिए बाहर निकाला। तभी कहा है, गले मिल्या भाई भाई, ओ राम लखन रो मिलन अठे। तो महाराणा प्रताप के लिए बहुत शानदार भजन चलता है। ये सीन बहुत महत्वपूर्ण लगता है, बहुत ही मार्मिक भी है। तो वहां महाराणा प्रताप की जान उसके भाई नहीं बचाई थी, शक्ति सिंह ने। यदि हम इस युद्ध के परिणामों की गहराई से देखते हैं, तो पाते हैं कि पार्थिव विजय तो मुगलों को मिली, परंतु विजय का वह विजय पराजय से कोई कम नहीं थी। इतिहासकार एस गुप्ता की इस संदर्भ में टिप्पणी है कि परिस्थितियों एवं परिणामों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर विजय श्री प्राप्त नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो उसका उद्देश्य था, मानसिंह को यह कह के भेजा था कि महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लाना है, लेकिन मानसिंह इसमें सफल नहीं हो पाया। प्रताप को विपत्ति काल में उसके मंत्री भामाशाह ने अपनी सुरक्षित संपत्ति लाकर समर्पित कर दी थी। भामाशाह ने, इतिहास में आज भी ये नाम भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध है। उसके पास में जो असरपिया थी वो महाराणा प्रताप को सौंप दी थी। इस कारण भामाशाह को दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक इसको कहा जाता है, भामाशाह को, नहीं कि प्रताप को।
ठीक है। अब महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर के प्रयास, अकबर के प्रयास 4 प्रयास किए थे, जिसका शब्द जम्मा भट्टो, ये 4 लोग आए थे। जलाल खां कोरची, मानसिंह, मानसिंह जब आया था तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को भेजा था, कहा कि पेट दर्द हो रहा है भाई, ले नहीं जा पाएंगे, वो आपसे नहीं मिलेंगे। भगवन दास, टोडरमल, ये 4 लोग आए थे महाराणा प्रताप को मनाने के लिए कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, उसमें भलाई है। लेकिन एक बात भी नहीं मानी, अधीनता स्वीकार नहीं की महाराणा प्रताप ने। तो इनका कालक्रम या क्रम से है, सबसे पहले कौन आया था? जलाल खां कोरची, मानसिंह, भगवन दास और टोडरमल, ठीक है ना। 1572 के आसपास में 73 में आए थे मुख्य रूप से स्टार्टिंग में ये मनाने के लिए। अभी हल्दीघाटी की युद्ध से बाहर निकलने के बाद में मेवाड़ यानी चित्तौड़, मुख्य रूप से मेवाड़ जो था, चित्तौड़ था, जो अकबर के हाथों में चला गया। तो प्रताप ने 1582 में दिवेर, यहाँ से वो भीलों की सेना लेकर के महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए और उन्हीं जंगलों से मुख्य रूप से छापामार युद्ध पद्धति से मुगलों से युद्ध करते रहे। लेकिन फिर एक निर्णायक और बड़ा युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर। दिवेर युद्ध में अकबर के प्रतिनिधि, यहाँ चित्तौड़ का प्रतिनिधि सुल्तान खां था। अकबर ने चित्तौड़ का प्रतिनिधि सुल्तान खां को भेजा था। तो दिवेर के युद्ध में अकबर के प्रतिनिधि जो था सुल्तान खां को मार करके महाराणा प्रताप ने पुनः उस पर अधिकार कर लिया और अपने जीवन काल में चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों को पुनः अधिकार में ले लिया। प्रताप के विभिन्न समय में कुंभलगढ़ और चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड का कथन है कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन, ये सब बातें दृढ़ चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्जवल रखने वाले दृढ़ साहस और कर्मठता को दबाने में पर्याप्त नहीं थी। बिल्कुल सही बात लिखी। अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय और उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दीघाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ये लाइन बहुत बार पूछ ली गई। हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया। और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा गया। ये भी दोनों लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण है, याद कर लेना आप। हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली, दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। थर्मोपल्ली, हल्दीघाटी, दोनों लेडीज है, दोनों शब्द, तो यहाँ इनको मिला लेना, हल्दीघाटी और थर्मोपल्ली, है ना। आते हैं उस स्वतंत्रता का महान स्तंभ, सदकारियों का समर्थक, नैतिक आचरण का पुजारी होने के कारण आज भी प्रताप का नाम भारतीयों के लिए आशा का बादल है और ज्योति का स्तंभ भी है। उसके बाद में महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1593 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर स्वयं रोया था। ये ऐसा अपना देशभक्त, अपना देश प्रेमी, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति और जीवन भर संघर्ष को अपनाने वाला वीर पुरुष आज चला गया। अकबर को भी दुख हुआ, ऐसा माना जाता है। 1597 में उसकी मृत्यु के बाद में उनका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए मुगलों से संधि करने का श्रेष्ठ माना जाता है। अब मुगलों से संधि करनी पड़ी अमर सिंह को 1616 में। अमर सिंह ने मुगलों के साथ में संधि कर ली। उसको लगा, अमर सिंह को लगा कि पापा जीवन पर्यंत मुगलों से लड़ते रहे और काफी कठिनाइयों में समय गुजारा, लेकिन मेवाड़ का उद्धार नहीं कर पाए, पूर्ण रूप से मेवाड़ को विजित नहीं कर पाए। तो उन्होंने ये उचित माना कि हमें भी अब संधि कर लेनी चाहिए।
अमर सिंह ने 1615 को जहांगीर के प्रतिनिधि पुत्र खुर्रम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया। तो मुगलों से संधि 1615 में की थी। अब 1605 में यहां अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में, तो उसका पुत्र जहांगीर शासक बना था। तो अब अमर सिंह की संधि का प्रस्ताव किसके पास जाएगा? जहांगीर के पास, ठीक है ना। तो जहांगीर के प्रतिनिधि पुत्र खुर्रम इनका पुत्र था, जो आगे जाकर के शाहजहां के नाम से शासक बना था। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। संधि में कहा गया था कि राणा अमर सिंह को अन्य राजाओं की भांति मुगल दरबार की सेवा श्रेणी में प्रवेश करना होगा, परंतु राणा को दरबार में जाकर उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा। उसके बाद में राज सिंह 1652 से 1680, 1652 से 1680। अगला शासक राज सिंह, अमर सिंह के बाद। मेवाड़ की जनता को दुष्काल से सहायता पहुंचाने के लिए तथा कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था 1667 के आसपास में। राज सिंह ने युद्ध नीति और राज्य हित के लिए संस्कृति के तत्वों के पोषण की नीति को प्राथमिकता दी। वह कुशल रण कुशल साहसी वीर और निर्भीक शासक भी हुआ। उसने कला के प्रति रुचि और साहित्य के प्रति निष्ठा थी। मेवाड़ के इतिहास में निर्माण कार्य एवं साहित्य को इसके समय में जितना प्रश्रय मिला, कुंभा को छोड़ किसी अन्य शासक के समय नहीं मिला। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक से मैत्री संबंध बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर शत्रुता बढ़ा लेना महाराज सिंह की समयोचित नीति का परिणाम था। अब औरंगजेब शासक बना था क्योंकि जहांगीर 1628, फिर शाहजहां 1658 और उसके बाद में औरंगजेब 1658 से 1707 तक यहां से, ठीक है। तो इस समय औरंगजेब शासक था। तो मुख्य रूप से ये मेवाड़ का इतिहास काफी महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, जिसमें महाराणा प्रताप की वीरता जो है वो काफी प्रसिद्ध है। उदय सिंह को कायर शासक के रूप में माना गया है। महाराणा सांगा जो काफी वीर था, जिसके शरीर पर 80 घाव थे, आधा अंग उसने अपने प्रदेश की रक्षा के लिए युद्धों में गंवा दिए थे। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां राजस्थान के वीरों की, शिविर भूमि की, यहाँ के योद्धाओं की है। यहाँ से जो जो प्रश्न आते हैं, जिस तरह के प्रश्न आएंगे, मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। फिर अगला होगा कच्छावा वंश। तो कच्छावा वंश की चर्चा हम अगले कालांश में करेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। आज की क्लास में इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज और प्लीज अपने जो यूट्यूब चैनल है शर्वा क्लासेज, अपना यूट्यूब चैनल है शर्वा क्लासेज, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे और अन्य साथियों को भी जोड़ेंगे। क्लास आपको अच्छी लगे तो सपोर्ट अवश्य करना। पूरी बुक पढ़ेंगे अपन विस्तार से, स्टेप बाय स्टेप, आपका रिवीजन और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा भी अपन कर रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।